केंद्र में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों में दिन ब दिन इजाफा होता गया और कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल भी हो गए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने अजीबोगरीब बयानबाजी से हमेशा बीजेपी के निशाने पर आते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक प्रकार से सनातन और हिंदू में एक जान सी आ गई, फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर हो या और कोई अन्य सुविधाएं। दर्शकों, देश का एक बड़ा तबका आज बीजेपी के समर्थन में दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में हिंदुओं का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम झलकता नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब सियासत चल रही है। कैबिनेट ने 27 फरवरी को 14 संशोधन के साथ वक्फ बोर्ड बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को बजट सत्र में संसद में पेश भी किया गया था। हालांकि फिर इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। इसके बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 बदलावों के साथ संशोधित वक्फ बोर्ड विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बीच कांग्रेस ने इस वक्फ बोर्ड बिल पर रविवार को बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कड़ी आलोचना की है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संविधान पर एक और हमला है। जयराम रमेश ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य गलत प्रचार करके समाज में सामाजिक सद्भाव को तोड़ना और अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं को बदनाम करके चुनाव के फायदे के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है। जयराम रमेश ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। यह बहुधार्मिक समाज में सामाजिक सद्भाव को बाधित करने का उनका प्रयास है। वक्फ की भूमि को वक्फ को देने के संबंध में जानबूझकर अस्पष्टता पैदा करने के लिए वक्फ की परिभाषा बदल दी गई है। बोर्ड को कमजोर करने के लिए मौजूदा कानून के प्रावधानों को अनावश्यक रूप से हटाया जा रहा है। यह अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का एक प्रयास है ताकि हमारा समाज हमेशा चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति में रहे। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लगाया है। बता दें कि वक्फ के प्रबंधन के लिए पिछले कानूनों द्वारा बनाए गए सभी संस्थानों की प्रतिष्ठा, संरचना और अधिकार को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से यह समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराओं और मामलों के प्रबंधन के अधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। ऐसा भी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा है। वक्फ के उद्देश्य के लिए कौन अपनी जमीन दान कर सकता है, यह निर्धारित करने के लिए जानबूझकर अस्पष्टता पेश की गई है। इनसे वक्फ की परिभाषा ही बदल दी है। वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के लिए कानून में प्रावधानों को बिना किसी कारण हटाया जा रहा है। जयराम रमेश ने अपने बयान में ये भी बताया है कि वक्फ भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की सुरक्षा के लिए अब कानून में अतिरिक्त सुरक्षा पेश की जा रही है। तो देखा दर्शकों, मोदी के विरोध करने के चक्कर में कांग्रेसी देश में हो रहे अच्छे कामों का एक प्रकार से विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसियों को ये सोचना होगा कि आखिर देश का एक बड़ा तबका उनसे दूर क्यों जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ कानून बोर्ड को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच और कितने मतभेद और टकराव देखने मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर के लिए सत्ता तक छोड़ने वाले बयान पर देश में चर्चाओं का बाजार गर्म होता दिख रहा है। बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान उनके इस बयान पर चर्चा हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी देश की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी के बाद अगर भारतीय राजनीति में बीजेपी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम हमेशा चर्चा में आता है। बता दें कि यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी की पहचान सामने आई, तो वही उनके हिंदुत्ववादी बयान भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में सत्ता को छोड़ने वाले बयान पर अब बीजेपी की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हाल ही में शनिवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए और कहा कि अयोध्या आना अत्यंत आनंददायी और सुखमय होता है। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि श्रेष्ठतम मूल्यों की प्रतीक ये धरती जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर भाव की धरती है, यह भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर सभी को आकर प्रभु श्री राम लल्ला का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भगवान राम के लिए सत्ता छोड़ने वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज हम धार्मिक यात्रा पर आए हैं, यह विषय रहे तो ठीक होगा। इस समय इस अवसर पर राजनीति के विषय पर बोलना ठीक नहीं है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया था, तो वही वह एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे थे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के एक ऐसे प्रवक्ता है जिन्होंने कई टीवी चैनल कार्यक्रम में बीजेपी का दारोमदार संभालते हुए विपक्षी दलों को चुप करने का काम किया है। कांग्रेस हो या राहुल गांधी या कोई अन्य विपक्षी दल, उनकी पोल खोलने में सुधांशु त्रिवेदी सबसे माहिर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक दिन पहले संसद में सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि यूपीए सरकार के समय कश्मीर जाने में गृहमंत्री तक को डर लगता था। अब एनडीए सरकार में वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेफिक्र होकर घूमते नजर आते हैं। इसका उदाहरण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय हम सबको देखने को मिला था। सुरक्षित ढंग से बर्फ के गोले से भाई बहन खेलते भी नजर आए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि यही सबसे बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है इसकी चिंता समाजवादी पार्टी या हमें बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो यूपी को लूटा जा रहा है, मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ। तो वही अखिलेश ने आगे बात करते हुए गाजियाबाद कांड पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा भी किया। ऐसे में बीजेपी की पॉलिसी क्या है? सरकार कार्रवाई नहीं करती, आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है और नाकाम होती दिख रही है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है। तो देखा दर्शकों, इन दिनों यूपी की राजनीति में नए नए दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इन सभी का सामना कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी पार्टी की चिंताएं बढ़ती दिख रही है। दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने में लगे हैं, तो वही बड़बुले सांसद और पार्टी नेता संजय राउत अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, जिससे कभी कभी पार्टी और उद्धव ठाकरे को सत्ताधारी की ओर से निशाना बनाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में उद्धव के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे नारायण राणे बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में अब शिवसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार में राणे को जवाब दिया है। बता दें कि दिशा सालियान मौत की फाइल एक बार फिर खुल रही है। इस मामले में दिशा सालियान के पिता कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने इस मामले को दोबारा जांच के लिए याचिका दायर की है। इस बीच राणे परिवार ने इस मामले में भी आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही नारायण राणे ने शनिवार को खुलासा किया कि इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम लेने से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को 2 बार फोन किया था। इस बीच संजय राउत ने भी इस पर नारायण राणे की आलोचना की है। संजय राउत रविवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उनसे नारायण राणे द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया तो संजय राउत ने बताया कि मैंने इस बारे में उद्धव ठाकरे से चर्चा की है। उद्धव ठाकरे ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। नारायण राणे को ऐसी कोई कॉल नहीं की गई है, न ही कोई बातचीत हुई है। मिलिंद नार्वेकर से भी बात की गई है और उनका भी कहना है कि मैंने किसी को फोन नहीं किया। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नारायण राणे किस आधार पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, 70 पार कर चुके हैं, हमें उनकी सेहत की चिंता है। उद्धव ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुई है। तो वही राउत ने बताया कि जब नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था तो उनके परिवार ने उनका ख्याल रखने के लिए फोन किया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ और परेशानी से पीड़ित है। तो वही बाद में शाम को उद्धव ठाकरे ने पुलिस को सतर्क किया और उन्हें रिहा कर दिया गया। संजय राउत ने बताया कि केंद्र की ओर से भी फोन आए थे। उद्धव ठाकरे को अमित शाह का फोन आया था और उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्हें थोड़ा संभाल लेना। इसके साथ ही उनके परिवार से भी फोन आए थे। ऐसे में राउत ने मीडिया से पूछा कि क्या अब हमें ये सब पुरानी बातें वापस दोहरानी चाहिए? यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है, पुरानी चीजों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल कभी नहीं था। राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार बातचीत होती रहती है, परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। संजय राउत ने यह भी आलोचना की कि अमित शाह के शासनकाल के बाद से पूरे देश में ऐसी गंदी राजनीति शुरू हो गई है। तो वही दर्शकों, खबर में आगे बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हाल ही में क्लीन चिट दी गई है। सुशांत के परिवार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। दिशा सालियान के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, देखा जा रहा है कि उन्होंने इस याचिका में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया है।
इससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तो वही बीजेपी विधायक नीलेश राणे दिशा सालियान मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सत्र में उठाया। तो वही नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि दिशा सालियान मामले में आदित्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किए थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। नारायण राणे ने कहा कि जब सुशांत सिंह की हत्या हुई तो उनके नौकर अपने मोबाइल में शूटिंग कर रहा था। इससे पता चलता है कि उसकी गर्दन कैसे लटकाई गई। समय आने पर हमारे पास जो भी सबूत है वे हम पुलिस को दे देंगे। सुशांत की हत्या उनके नौकर सावंत के सामने हुई थी। पुलिस ने उस सावंत का बयान क्यों नहीं लिया? सावंत सुशांत के घर में नौकर था। उसका कहना है कि वह खैरवाड़ी में रहता है। उसने अपने मोबाइल फोन में शूटिंग की कि कैसे सुशांत के गले में रस्सी बांधी गई थी और वहाँ पर क्या हो रहा था। समय आने पर हम सब कुछ देंगे। राणे ने कहा है कि पुलिस, सरकार और देवेंद्र फडणवीस को 100% सहयोग करेंगे। अब देखा जा सकता है कि नारायण राणे के इस दावे ने काफी हलचल मचा दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे पुलिस क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। दर्शकों, वैसे तो ये कहावत प्रसिद्ध है कि झूठ कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। जिंदगी में अगर आपने कोई पाप पुण्य किया हो तो उसका हिसाब भी इसी जन्म में होता है। अब ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ होता नजर आ रहा है। बता दें कि ऐसे में शिवसेना UBT पार्टी के बीच हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के युवराज अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजनीति में उद्धव ठाकरे के कट्टर विरोधी नारायण राणे ने दिशा सालियान मामले में खुलासा किया है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। ऐसे में अब उसके पिता ने दावा किया है कि उसे प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया, इसलिए अब मामला कोर्ट की शरण में पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले ही इस मामले में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ चुके हैं। अब जब 2021 में हुई इस घटना की फाइल दोबारा खुल गई है, तो नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की विस्तार से जानकारी दी कि उस वक्त किस तरह से उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन कर रिक्वेस्ट की थी। नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुझे अब तक 2 बार फोन किया। पहली बार जब मुझे फोन आया तो मैं मुंबई के जूहू स्थित घर जा रहा था। फिर बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे मिलिंद नार्वेकर का फोन आया। नार्वेकर ने कहा कि दादा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कौन साहब? उन्होंने बताया कि उद्धव जी, वे गाड़ी चला रहे हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, उन्हें फोन दो। जब उद्धव ठाकरे ने फोन लिया तो मैंने उन्हें जय महाराष्ट्र साहब कहा। फिर उन्होंने कहा है कि क्या आप अभी भी जय महाराष्ट्र कहते हैं? उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि मैं मरते दम तक कहूंगा। मेरा जवाब तुरंत था। उद्धव ठाकरे ने आगे बात करते हुए कहा, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। फिलहाल प्रेस से बात करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आदित्य का नाम न ले। उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा कि उद्धव जी एक बात याद रखें, या तो मैंने यह नहीं बताया कि फला जगह पर कौन है और फला जगह पर कौन है। एक निर्दोष लड़की की हत्या की गई है, हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर कोई समझौता नहीं है। बस आप अपने बेटे का नाम ले रहे हो, उसे बताइए कि वह शाम को जहाँ जाता है वह जाना अच्छा नहीं है। डिनो मोरिया मेरे घर के पास रहते हैं। मैं जानता हूँ कि उसके घर में शाम को 3.5-4 घंटे तक क्या होता रहता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं आदित्य से बात करूंगा, लेकिन आप सहयोग करें। मैंने कहा ठीक है। राणे ने प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ऐसी उद्धव ठाकरे के साथ मेरी बातचीत हुई थी। तो वही नारायण राणे ने दूसरे फोन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान दूसरी बार मुझे कॉल आया था। मैंने अपने अस्पताल के लिए अनुमति के लिए उन्हें फोन किया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल को अनुमति मिल जाएगी, लेकिन प्रेस की बात करें तो इसका जिक्र करने से बचे तो बेहतर होगा। इस पर मैंने कहा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है जैसा आप कह रहे हैं। मैंने केवल यह कहा है कि घटना के समय एक मंत्री थे, ऐसा राणे ने कहा। दर्शकों, आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान के पिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 8 जून 2020 की उस रात दिशा के मालवण स्थित घर पर उनके करीबी दोस्तों के साथ पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक वह आदित्य ठाकरे, उनके बॉडीगार्ड और सूरज पंचोली, डिनो मोरिया की एंट्री हो गई और पार्टी का माहौल बदल गया। सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका में ये भी कहा गया है कि इस घटना के बाद दिशा का जिंदा रहना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। घटना के बाद कई नेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अचानक सक्रिय हो गए। इस घटना के बाद से आदित्य ठाकरे लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से फोन पर संपर्क में थे। इसके अलावा उन्होंने दिशा के कुछ करीबी लोगों को भी फोन कॉल किए। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। तो वही दर्शकों, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने भी खुलासा किया था, क्योंकि लगातार यह आरोप लग रहा था कि दिशा सालियान की मौत के मामले वाले दिन आदित्य
ठाकरे मौके पर मौजूद थे। हालांकि 2020 में आदित्य ठाकरे ने एबीपी माझा से खुलासा किया कि जब दिशा की मृत्यु हुई तो वह उस वक्त कहाँ थे। आदित्य ने कहा था कि जब दिशा के सलियन की मौत हुई तो वह अस्पताल में थे। आदित्य ने बताया कि दादा यानी रश्मि ठाकरे के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसलिए आदित्य ठाकरे ने कहा कि चाहे कितने भी आरोप लगाए जाए, सच्चाई सामने आई जाएगी। आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया है कि अब भी उन्हें जो कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। तो देखा दर्शकों, महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कितने नए खुलासे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।